दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं दानव बाबा कुशलवीर। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका आपके लिए वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुजरिम मॉन्स्टर की पूरी कहानी की जड़ वही है। लेकिन आपके लिए ये आदेश मैंने पहले भी जारी कर दिए हैं कि 15 जुलाई से मेरी धमाकेदार वीडियोस आएंगी और ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप ये ना समझें कि मैं अपनी वीडियो में पॉपुलैरिटी के लिए बोल रहा हूँ। कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने 15 साल में, कभी भी बॉलीवुड का नाम, किसी एक्टर का नाम मैंने नहीं लिया। आज क्यों मुझे लेना पड़ रहा है? क्योंकि सच में बुरा लगा है मुझको। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक पे भी वीडियो कभी ना कभी बनाऊँगा ज़रूर। एक एक्टर मर गए हैं, हमारे बीच नहीं रहे हैं, जो कि खुद के दम पर आए थे। उनके माँ बाप नहीं थे इंडस्ट्री में, पर वो खुद के दम पर आए थे। कहा तो यही जा रहा है कि सुसाइड उन्होंने करी है डिप्रेशन के कारण, लेकिन पूरा ये प्लान मर्डर है। मुझे ऐसा ही लगता है, यहाँ तक कि मुझे यकीन भी है। बहुत बुरा हो रहा है, पर जब आप चले जाते हो दुनिया छोड़ के, बेशक आप स्वर्ग में चले गए हो, बहुत खुश हो आप जहाँ भी हो, बहुत आप खुश हैं, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि एक अच्छा इंसान जब दुनिया छोड़ के जाता है तो वो मुझे पूरा यकीन है कि अच्छी जगह ही जाता है। भगवान उन्हें बहुत खुश रखेंगे। वो अब मुक्त हैं इस गंदी दुनिया से। लेकिन उनके पिता का क्या हाल हुआ, उनके परिवार का क्या हाल हुआ? नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा। कभी हार नहीं माननी चाहिए इंसान को, क्योंकि ज़िंदगी अगर आप अपने लिए नहीं जिएंगे तो किसी उस इंसान को अपने दिमाग में रखिए जो सिर्फ़ आपके बारे में सोचता है, जो सिर्फ़ आपके लिए ही जी रहा है। क्या होगा उस इंसान का? मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ में हैं। और बहुत अच्छे आदमी थे। कभी मैंने पूरी ज़िंदगी में, कभी भी, लोग मुझे कहते रहते हैं, आपने कमेंट्स में भी देखा कि आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाइए, ये करिए, पर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बॉलीवुड की सॉन्ग्स गाए और कभी मैं बॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करता। बेशक मैंने हॉलीवुड में लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की एक्टिंग ज़रूर करी है, पर आपने देखा है कि मैं कभी भी किसी भी एक्टर के बारे में नहीं बोलता बॉलीवुड में और या हॉलीवुड में भी। लेकिन आज सच में मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक ही ऐसा है दोस्तों कि जिस टाइप की मैं वीडियोस बनाता हूँ उससे काफ़ी जो रिलेट करता है, इसलिए आज मुझे इस बारे में बोलना पड़ा। तो बहुत खुश हैं वो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर भाई सुशांत भाई जी, अगर मुझे पता होता ना कि आपकी फ़िल्मों के लिए क्योंकि कभी 15 साल से मैंने कभी भी बॉलीवुड पे ज़्यादा महत्व ही नहीं दिया। अगर मुझे पता होता ना कि आप फ़िल्मों के लिए, अपनी फ़िल्में देखने की आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी फ़िल्में देखते हैं, मैं तो ज़रूर देखता भाई। पर क्योंकि कभी मैंने बॉलीवुड पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता ही है मैं अलग तरह की वीडियोस बनाता हूँ। तो कोई बात नहीं, बहुत खुश हैं आप जहाँ भी हैं। सच में भगवान करे आपको भी अच्छा लगे, आपकी बात, ये मेरी बात आप तक पहुँचे। कभी मैंने किसी के लिए ऐसे नहीं करा अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये भगवान भी जानता, पर मैंने सिर्फ़ आपके लिए बोला। तो चलिए कोई नहीं, अब वो तो खुश हैं दोस्तों, जहाँ भी हैं वो बहुत खुश हैं। लेकिन अब मैं बात शुरू करता हूँ कि हाँ, 15 जुलाई से मैं अटक गया था 15 जुलाई पे, कि 15 जुलाई से मेरी वीडियोस आएंगी। और अब मैं शुरू करता हूँ कहानी का मुद्दा। गद्दार द ट्रेडर एक पंजाबी मूवी है।
अमितोष मान जी ने डायरेक्ट करी है। बहुत अच्छी मूवी है, मेरे को बहुत पसंद है। बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की मूवी है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी तो आप बिल्कुल देखिए, जाके जल्दी देखिए। कोई और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत जी की जो फ़ोटो भी है मैंने अपनी वीडियो में इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि नाम ये मेरे को अब समझ में आया है कि वीडियो किसी उनकी परमिशन के बगैर किसी की वीडियो नहीं लगानी चाहिए, तो इसलिए मैंने उनकी फ़ोटो नहीं लगाई दोस्तों। और आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि मैंने पॉपुलैरिटी के लिए करा है अपनी वीडियोस में उनके लिए जो बोला है, क्योंकि दोस्तों सच में आप जानते हैं कभी कि बॉलीवुड में मैंने कभी भी बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखी। मैं किसी भी बॉलीवुड के एक्टर्स को, मतलब किसी भी, ये फ्रैंकली कह रहा हूँ मैं कभी बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखता। मैं सिर्फ हाँ, कुछ एक जो बहुत अच्छी लगी हो मुझे, जिनकी स्टोरी अच्छी लगी हो, वो मैंने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी, पर मैं कभी भी नहीं देखता था बॉलीवुड। लेकिन ये खबर जब पहुंची यूट्यूब पे, क्योंकि एक बार मैंने जब यूट्यूब का पेज खोला तो मेरे को वही खबर नज़र आई, तो मैंने देखा जब, और मेरे आसपास भी उन्हीं के चर्चे हो रहे थे, तो सही में पता चला कि नहीं, ये गलत हुआ है। और तो वही है, कितना इग्नोर उन्हें किया जा रहा था, तो बस। और तो अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। तो गद्दार थिएटर जो है वो अब स्टोरी, वो जो मैं उससे इंस्पायर्ड होके मुजरिम मॉन्स्टर बना रहा हूँ, बिल्कुल अलग स्टोरी है, किसी और टॉपिक पे स्टोरी है, किसी और मुद्दे पर। वो मैं डिस्क्लोज़ अभी बिल्कुल नहीं करूँगा। जब आपको वीडियो आएगी इंटरनेट पे तभी आपको पता चल जाएगा, और मैं बिल्कुल भी अभी सस्पेंस खोलना नहीं चाहता। और फिर ये मैंने इंस्पायर, जो थोड़ा बहुत बीच का पार्ट है वो गद्दार थिएटर के तरह दिखाया है, पर स्टोरी कुछ और है, बिल्कुल किसी और चीज़ पे है। इसलिए मैं क्योंकि ये फ़िल्म मुझे बहुत पसंद है, गद्दार थिएटर, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस आप इतनी ज़्यादा देखें, इतनी शेयर करें कि मैं डायरेक्ट अमितोष मान जी जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और उनसे मैं परमिशन ले पाऊँ, जो कि हरभजन मान जी ने रोल करा है इसमें। काफ़ी जैसे चैलेंजिंग रोल था, जैसे फॉरेस्ट विटेकर के लिए जो ईदी अमीन का रोल था लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में, वो काफ़ी चैलेंजिंग था। तो ऐसे ही ये जयसिंह का किरदार भी हरभजन मान जी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो आइए अब मैं अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी जो है आज की, मैं आपको बता दूं कि मुजरिम मॉन्स्टर तो वैसे थोड़ी बहुत फ़िक्शन ही है। फ़िक्शन भी नहीं आप कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये इमेजिन करा है कि क्या पता ऐसा असलियत में हुआ हो। मैंने पुष्टि भी नहीं करी है कि ऐसा हुआ ही हुआ है, और मैंने ये भी नहीं कहा कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कुछ रहस्य जीवन में होते हैं, और आंद्रे द जायंट का जायंट लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, राक्षस प्रवृत्ति का, कि वो पर उसे एक अच्छा राक्षस दिखाया जाएगा जो बुरे लोगों को सज़ा देता है, पर बाद में फिर उसे समझ में आता है कि असल में इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कि प्यार से ही इंसान को बदलने में मज़ा है, प्यार से ही हर किसी को सुधारने में मज़ा है। तो वो प्यार का ही रास्ता फिर अपनाना चाहता है। तो ये स्टोरी है थोड़ी बहुत, बस मैंने जितनी डिस्क्लोज़ करी है आपके सामने। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। जैसे लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी फ़िक्शन थी एक तरह से, थोड़ी बहुत फ़िक्शन उसमें, थोड़ी बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत फ़िक्शन थी, पर वैसे वो पूरी लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड हकीकत ही थी। जो फिल्मों में आपने देखा वो ज़रूर हुआ होगा, असलियत में भी वैसा हुआ है। और हाँ, निकोलस गैरिगन मैंने आपको बताया था फिक्शनल कैरेक्टर है, पर बाई चांस अगर वो आधारित है किसी पे तो बॉब एस्टेल्स पे हो सकता है। और अब मैं अपने उसकी एक दोस्तों, बस मैं एक बात बताऊंगा आपको कि आप ये सोचते रहे होंगे कि मैंने एक बुरे राक्षस ईदी अमीन की कहानी आपको सुना दी, पर मैं अक्सर उसकी कहानी आपको क्यों नहीं सुनाता जिसका मैं अपनी वीडियोस में नाम लेता रहता हूँ। तो आइए आज उसी कहानी सुनते हैं। बस एक किस्सा बताऊंगा मैं। जब मैंने लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड की इंटरव्यू देखी केविन मैकडोनाल्ड जी के शब्दों में, तो 13 साल पहले ये इंटरव्यू आई है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, जब मूवी रिलीज़ होने वाली थी उसके 2 दिन पहले। उन्होंने एक ऐसा खुलासा करा जो आपने हिंदी में कहीं नहीं सुना होगा। उन्होंने बताया कि ईदी अमीन जो है
उसे किसी डॉक्टर विच ने बोला था, मतलब जो काला जादू वगैरह करते हैं, कि तुम अपने बेटे का, जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो, अगर तुम उसी का दिल निकाल के खाओगे तो तुम जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बन जाओगे। तो ईदी अमीन उस दिन अपने बेटे के पास जाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। शायद उस बेटे का नाम मोसेस अली होता है। तो वो शायद ही, कुछ पक्का पता नहीं, पर वो उस इतना ज़रूर पक्का पता है मुझे कि वो उस बेटे को के सामने जाता है, उसको मार देता है, उसका कत्ल करके फिर उसका दिल निकाल के खा जाता है। और ये हकीकत है, ये ऐसे पता चलता है क्योंकि उसी दिन से वो उसका बेटा गायब हो गया था, कभी मिला नहीं। लेकिन फिर भी लोग इस उलझन में हैं कि क्या ये सच है। बिल्कुल ये सच है दोस्तों, क्योंकि उसका बेटा फिर मिला क्यों नहीं। तो रैबावले नाम की जो एक स्टोरी है वो भी ईदी अमीन पर आधारित होगी। उसमें मैं खुद बायोपिक ईदी अमीन का रोल प्ले करूँगा, और उसमें भी थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा कि क्या पता, शायद ही कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रहस्य है कि असली उसकी मेन स्टोरी का विलन कोई और हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता उस आदमी का। लेकिन ये भी दिखाया जाएगा कि जिस तरह से आज भी कुछ लोग, दुनिया के, युगांडा के कुछ बहुत कम लोग भी उसे आज पता नहीं क्यों देवता मानते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और उसका पागलपन के किस्से के सुनने के ऊपर मैं ये ज़रूर एक बार दर्शाने की कोशिश करूँगा कि क्या पता, शायद ही कोई और विलन रहा हो। अब वो कौन होगा, क्या हो सकता है, वो कहानी में आपको पता चलेगा जब वो इंटरनेट पे आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो अब ये कहानी है आंद्रे द जायंट, आंद्रे रेने-रोसिमोव की। आंद्रे द जायंट दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि वो दिखने में वो वाकई एक दैत्य की तरह थे, एक राक्षस की तरह थे। और राक्षस कोई बुरा वर्ड नहीं है, राक्षस हम उसे कह सकते हैं जिसकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत अलग हो। और तो इसीलिए उसे, वो बड़ा भी था, थोड़ा मोटा भी था, और उनके पीले दांत जो थे वो, और उनकी स्माइल वगैरह, जब वो किसी की गर्दन दबाते थे, किसी को हेडलॉक देते थे, तो बहुत डरावने लगते थे। आप कभी भी वीडियो में देखना, तो थोड़ा डरावना रूप भी उनका दिखाया जाएगा वीडियो में, कि थोड़ा अलग रूप भी है मुजरिम मॉन्स्टर में, वो आपको बाद में पता चलेगा। बहुत कोशिश मैंने करी है कि और डरावना दिखा सकूं जैसा असल में मैं चाहता हूं, पर कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा तो हो जाएगा। तो अब मैं उनकी कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। आंद्रे द जायंट का जन्म, आंद्रे रेने-रोसिमोव का जन्म फ्रांस के छोटे ग्रेनोबल शहर में होता है 1972 में। नहीं, सॉरी दोस्तों, ये मैंने क्या बोल दिया, 1946 में। तो उनकी पूरी, आज मैं सेक्सुअल लाइफ, उनकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैं वो फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो कभी दुनिया ने सुने नहीं होते हिंदी में। बेशक इंग्लिश में शायद ही सुने हो, पर हिंदी में नहीं सुने होते। तो आइए, अब ये आंद्रे रेने-रोसिमोव का जन्म फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में होता है। एक छोटा सा गांव होता है ग्रेनोबल, उसमें 19 मई 1946 को आंद्रे द जायंट, आंद्रे रेने-रोसिमोव पैदा होते हैं। 19 मई को 1946 को। अब वो जैसे ही धीरे धीरे बड़े होते हैं तो गरीबी बहुत ज़्यादा होती है उनके परिवार में, और हमेशा उन्हें यही सिखाया जाता है कि गरीबी के साथ में रहना, जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। तो उन्होंने यही सीखा होता है। उनके पापा बल्गेरियन रहे होते हैं जो वॉर्स में शामिल होते हैं। शायद उन्हीं लोगों को, सॉरी दोस्तों मुझे पक्का नहीं पता, उन्हीं दो लोगों को शायद बल्गेरियन कहते हैं जो पहले वॉर में शामिल रहे हों। पर अब वो खेती बाड़ी करने लग जाते हैं, मतलब मज़दूर होते हैं, तो बहुत ही गरीबी में उनका जीवन बीतता है। और स्कूल जाना वो शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उनकी मदर जो होती है वो पोलैंड से होती है, पोलिश होती है। पोलिश मेरे ख्याल से फ्रांस का ही पड़ोसी देश है कोई। क्राइना ग्रेज़वो नाम का जो रहस्यमयी चैनल है दोस्तों, वो भी पोलैंड का, पोलिश का ही है। वो यूट्यूब पर है, आप एक बार क्राइना ग्रेज़वो टीवी नाम से सर्च करना तो आपको खुद पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ अजीब है उसमें। तो अब आंद्रे देखते हैं कि वो साइज़ में धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके ड्राइवर जो होते हैं, उनका भी नाम, सॉरी दोस्तों मुझे याद नहीं है अभी, वो कहते हैं वो उन्हें ट्रेम्पो पे ले जाया करते थे आंद्रे का साइज़ में बड़े होने की वजह से, क्योंकि वो बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़े थे।
अब धीरे धीरे आंद्रे को पता चलता है कि वो कितने बड़े हैं साइज़ में, और ये पता वो अभी 12 साल की उम्र में वो 6 फुट 4 इंच हो जाते हैं और उनका वज़न 94 किलो भारी हो जाता है। तो 12 साल की उम्र में इतना वज़न, इतनी हाइट, तो सभी अब उन्हें थोड़ी क्यूरियोसिटी होने लगती है, वो थोड़ा अब सतर्क होने लग जाते हैं कि क्या चीज़ है, वो जानने में उन्हें उत्साह पैदा हो जाता है इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो अब वो 8वीं कक्षा के बाद उन्हें वो अर्थमेटिक में भी अच्छे होते हैं, हर चीज़ में, मैथमेटिक्स में, यानी कि सब में अच्छे होते हैं, और स्पोर्ट्स में भी, रग्बी में, फुटबॉल में, सॉकर में, और रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, वो हर स्पोर्ट्स में अच्छे थे। पर अब उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं जो हूँ, मैंने अगर खेती मजदूरी ही करनी है ज़िंदगी में तो मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। उन्होंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, फिर बाद में उनका मन भी नहीं लगने लगा था पढ़ाई में, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। वो खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया उन्होंने अपने पिता के साथ में मिलकर, और तीनों लोगों का काम वो अकेले कर लिया करते थे। और उनके दोस्त ये दावा करते हैं कि ये हकीकत है कि जवानी की उम्र में वो पेड़ उठा के कसरत किया करते थे और कई हज़ार किलो सांडों पे वो भारी हो जाया करते थे टीनेज की उम्र में, यानी कि तो 16, 17, 18 साल ऐसे ही कुछ, मतलब इसका मतलब इसे हम टीनेज कहते हैं। तो अब जो है, अब धीरे धीरे वो उन्हें इस काम में दिलचस्पी नहीं होती है, वो ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, और वो अपने पिताजी से कह देते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं नाम कमाना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, शोहरत कमाना चाहता हूँ। वो कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी से दूर होकर वो कहीं और ये का कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसे जमा करे जाएँ और कोई अपना बिज़नेस खोला जाए। बहुत ज़्यादा गरीबी होती है पर उस वक्त, तो इसलिए कहीं भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पाते। उन्हें निराशा हासिल करके उन्हें अपने खुद के घर पे ही लौटना पड़ता है और पिता के काम में हाथ बटाना पड़ता है। पिता की मदद करनी होती है उन्हें, और 3 लोगों का काम मैंने बताया था अकेले ही कर लेते थे, उनके भाई भी ये कहते थे। तो अब धीरे धीरे एक बार एडविन कारपेंटर नाम के एक रेसलर हैं, वो टाउन में आए जब आंद्रे की, तो उन्हें दिलचस्पी हुई। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे रेसलिंग सीखनी है, तो आप मुझे रेसलिंग सिखाओ। जब उन्होंने आंद्रे की ताकत को पहचाना तो उन्हें पता चला कि आंद्रे इसमें खूब नाम, शोहरत, पैसा कमा सकते हैं और इनकी ज़रूरत है कुश्ती में। तो अब आंद्रे जो होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन्हें यही रास्ता चुनना है। 14 साल की उम्र में वो वैसे ही घर छोड़ चुके थे। अब बीच का ये जो 2-3 साल थे, 14 और 16 साल से पहले, तो वही हुआ जो मैंने बताया कि अपने फादर के पास वो वापस आ गए थे अपने पिताजी के पास में काम करने के लिए। और उसके बाद में उनके पिताजी को भी बहुत खुशी हुई कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है इससे। तो अब उन रेसलिंग ज्वाइन कर ली 16 साल की उम्र में। सब कुछ दाव पेच वगैरह वो सीखने लग गए और लोगों को पता लगने लग गया कि आंद्रे में वो ताकत है कि हर दाव उन पे जो आजमाता है वो उनके अपोनेंट को, जिनके साथ वो लड़ रहे हैं, वो उनको ही उल्टा पड़ जाता है। तो आंद्रे के सामने जो भी दाव आजमाने की कोशिश करता था, उन्हें कुछ भी करने की कोशिश करता था, तो आंद्रे उसका उल्टा असर उनको ही होता था। और तो आंद्रे हमेशा जीतते थे, हमेशा वो जीतते रहे। और 1973 साल जब आ जाता है तो आंद्रे रेसलिंग में शामिल हो जाते हैं, और WWF जो उस टाइम थी, अब और फिर बाद में WWF हुई, और बाद में फिर उसका नाम WWE पड़ा। तो आंद्रे जो है जब WWF में शामिल होते हैं, फिर धीरे धीरे वो WWF में पूरे 15 साल तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया। मतलब 1973 से 1987 तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया। और उन्हें एक जेंटल जायंट के नाम से भी जाना जाता था कि क्योंकि उनका शरीर इतना बड़े होने के बावजूद भी अब इस उम्र तक वो 7 फुट 4 इंच लंबे हो चुके थे, और उनका जो वज़न है
वो 200-250 किलो के आसपास हो चुका था। 200 किलो के तो कम से कम उनका वज़न हो ही गया था। 200 किलो हो गया था, 250 किलो फिर बाद में बढ़ता गया, जब वो भी मैं आपको बताऊंगा कब बढ़ा था। हर दुनिया में वो मशहूर होने लगे। और ये भी दोस्तों, पब्लिक ने ये तो बताया है कि वो शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे, 75 लीटर 100 लीटर वो शराब पिया जाया करते थे। और पर लोगों ने ये नहीं बताया होगा कि मेरे को जहाँ तक लगता है वो अपनी जवानी में 100 लीटर दूध भी पी जाया करते होंगे, ज़रूर पी जाया करते होंगे। पर मीडिया जो है दोस्तों, उन्होंने मीडिया वालों ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। अब मैं कहाँ था? हाँ, तो अब आंद्रे द जायंट नाम हासिल कर लेते हैं। सभी जितने कुश्ती में पहलवान होते हैं उनसे डरने लग जाते हैं। और फिर उनकी जो शराब पीने की क्वांटिटी है वो सामने आती है कि कितनी शराब वो 75-100 लीटर शराब एक बार में पी जाया करते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा शराबी उन्हें कहा जाया करता था, दुनिया का 8वां अजूबा भी उन्हें कहा जाया करता था। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बताते हैं कि एक बार वो जब आंद्रे द जायंट के साथ में थे तो उन्होंने डिनर के पैसे जो हैं वो आर्नोल्ड ने देने चाहे, तो आंद्रे ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें एक हाथ से उठा के कार पे बिठा दिया और ख़ुद पैसे दिए। वो लोगों को खाना, वो इतने अमीर हो गए थे दोस्तों, पूरी इंडस्ट्रीज चलाने वाले एक तरह से वही थे, सबके हेड वही थे, सबके मतलब मालिक एक तरह से वही थे। क्योंकि सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर, जितने मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाने वाला आदमी था, जिसकी वजह से पूरा कुश्ती का धंधा दौड़ रहा था, वो आंद्रे द जायंट ही बन गए थे उस वक्त। जायंट का मतलब भी आप समझते हैं दानव। तो अब आंद्रे द जायंट खुद का खर्चा तो कर ही पाते थे, पर इतना पैसा अब वो कमाने लग गए कि पता नहीं दुनिया के कितने लोगों को वो खिला सकते थे। और ख़ुद भी अब उन्होंने फिर पेट को भर के खाया। और जब किसी भी वो होटल में जाते तो 12 स्टेक, 15 लॉबस्टर और एक बार में वो खा जाया करते थे। उसके ऊपर वो बियर भी 75 लीटर चढ़ा जाया करते थे, 75 लीटर 100 लीटर यही, लेकिन इससे कम नहीं। 106 बियर भी वो पी गए थे। हर कुछ पहलवान बताता है, WWE का हर पहलवान, रिक फ्लेयर, जो हर सारे रेसलर्स ये बताते हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम बना हुआ है इसी वजह से। एक बार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बताया कि एक बार जब वो बार में बैठ के बियर चढ़ा रहे थे तो कुछ लोग आए, 4 बदमाश आए, तो और वो आंद्रे को कह रहे थे कि तुम तो सिर्फ साइज़ में बड़े हो, तुम में कोई ताकत वाकत नहीं है। आंद्रे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने बार के बाहर तक उनका पीछा करा। उसके बाद में जब उन्होंने खुद को गाड़ी में लॉक कर लिया तो आंद्रे ने गाड़ी को उठा के पटक दिया उल्टा। तो ये भी काफ़ी मतलब डरावनी चीज़ है। एक और बात है आंद्रे के बारे में कि अगर आप आंद्रे को पसंद है तो आंद्रे द जायंट आपके लिए जान तक हाजिर कर सकते थे। पूरी ज़िंदगी वो आपके सच्चे दोस्त, भाई से भी ज़्यादा दोस्त वो बन सकते थे। पर अगर आप उन्हें पसंद नहीं है आंद्रे को, तो वो सबसे डरपोक आदमी फिर आप ही साबित होते, क्योंकि आंद्रे द जायंट का खौफ हमेशा के लिए आपके अंदर बैठ जाता। और वो दिखा दिया करते कि किस तरह वो उस आदमी से नफ़रत करते हैं। और उनका गुस्सा दोस्तों आपको देखने को कहीं वीडियोस में मिलेगा भी, अगर आप आंद्रे द जायंट पे पूरी रिसर्च करें कि किस तरह वो गुस्से में कैसी हरकतें किया करते थे, रिंग के बीच में भी, रिंग के बाहर भी। और वो उस अपोनेंट को, जो उन्हें पसंद नहीं हुआ करता था, जो उनके बारे में फ़ालतू बोला करता था, उनकी बेइज्जती करा करता था, जब वो अपोनेंट्स आंद्रे के सामने आते थे तो आंद्रे उन पे बिल्कुल तरस नहीं खाते थे। बहुत क्रूरटी के साथ में, बहुत क्रूरता के साथ में उनकी बस बेइज्जती करते रहते, उनको शर्मिंदा करते रहते, पीटते। और
पूरी पब्लिक के सामने उनके यहाँ तक कि उनकी अंडरवियर उनकी कच्चे तक खींच लिया करते। और जब वो आंद्रे को से माफ़ी भी मांगते तब भी आंद्रे उन्हें जाने नहीं देते। वो पीट के उनका बुरा हाल कर देते। कभी भी आप किसी भी मैच में देखना, आप आयरन शीक के मैच में ही देख लीजिए, किलर खान के मैच में ही देख लीजिए, तो क्या हालत करी आंद्रे ने उनकी। सभी बड़े बड़े रेसलर्स को उन्होंने अपने टाइम पे हराया। लेकिन एक और आंद्रे का किस्सा सामने आता है, वो है आंद्रे की सेक्सुअल लाइफ। एक टोनी एटलस एक नाम के रेसलर हैं, उन्होंने बताया कि एक बार आंद्रे एक रूम में, होटल रूम में खाना खा रहे थे और वो सब कुछ बियर वगैरह सब खाना वगैरह जब वो खा रहे थे, टेबल पे रखा हुआ था, तो आंद्रे बहुत कम बात कर रहे थे और सीरियस थे। और उस वक्त वो जब बाकी रेसलर्स उनसे मजाक वगैरह कर रहे थे तो आंद्रे बोल रहे थे गेट आउट, निकलो यहाँ से। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वजह क्या है। तो उसके बाद में आंद्रे के पास एक और रेसलर आया कि आपके दोस्त मुझे तंग कर रहे हैं। तो आंद्रे ने बोला लीव हिम, कि मत तंग करो उनसे। अब कोई नहीं समझ पा रहा कि आंद्रे आज इतना बोल कहीं नहीं रहा था। लेकिन जब टेबल के नीचे से एक छोटी लड़की निकली, उसी टेबल के नीचे से जहाँ आंद्रे खाना खा रहे थे और बियर चढ़ा रहे थे, उन्हें पता चला कि वो लड़की उन्हें ब्लो जॉब दे रही थी। ब्लो जॉब आप समझते हैं दोस्तों, जो समझदार होंगे, बिल्कुल सही समझा आपने, मतलब मुंह में लिंग लेना। तो ये कोई शर्म वाली बात नहीं है दोस्तों। मेरे एक जो दोस्त हैं कोई विकास नगर में, उन्होंने भी ये रिसर्च करके बताया था कि आंद्रे जो है उन्हें मेमोरी इंटरकोर्स, ओरल सेक्स वगैरह ज़्यादा पसंद था। और इसी वजह से दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है, उन्होंने भी यही कहा, मेरे दोस्त जो हैं विकास नगर के, और उन्होंने भी मेरे को बताया था कि आंद्रे की जो सेक्सुअल लाइफ है वो बिल्कुल ऐसी ही थी कि उन्होंने सिर्फ ब्लो जॉब करके ही या मेमोरी इंटरकोर्स यानी कि स्तन में लिंग डाल के ही उन्होंने सेक्स करा है पूरी ज़िंदगी हर किसी के साथ में। और तो उनकी बेटी भी ऐसी ही हुई होगी, क्योंकि जो आदमी खुद राक्षस जैसा है, मतलब जिसका शरीर इतना बड़ा है, तो उसका जो स्पर्म है ये वो बिल्कुल वहाँ तक पहुँचा होगा जहाँ से एक बच्चा जन्म लेता है। तो उसकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और उन्हें बेटी एक हो गई होगी। लेकिन आंद्रे को फिर खुद हैरानी हुई होगी, फिर बाद में उन्हें पता चला होगा। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ये मुझे पक्का यकीन है, ऐसा ज़रूर हो सकता है। और आंद्रे की प्ले बॉय वाली भी इमेज रही है दोस्तों। मैंने इस फ़ोटो में ज़्यादा मैं फ़ोटोज़ डाल नहीं पाया हूँ आंद्रे की ब्लैक एंड वाइट में। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो लड़कियों के साथ में भी उनकी काफ़ी फ़ोटोज़ हैं। और हर रेसलर ने कहा है कि हर लड़की उन्हें पसंद ज़रूर करती थी, औरतें और लड़कियाँ उन्हें बहुत पसंद करती थी, प्यार भी बहुत करती थी। तो उनकी इमेज, लेकिन अच्छे आदमी थे वो बहुत ज़्यादा। ये मैंने सिर्फ आपको सेक्सुअल लाइफ के बारे में उनकी बताया था जो अभी मैं बोल रहा था। तो हालांकि मैं खुद भी अपने पर्सनली बताता हूँ कि मेमोरी इंटरकोर्स, मतलब मैं भी ज़्यादा, मुझे भी और किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे हर किसी इंसान की अलग अलग चॉइस होती है, तो वैसे ही आंद्रे की थी। तो अब बात आती है कि आंद्रे जब उनका करियर जो है थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ। बेशक विंस मैकमोहन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और विंस ने ज़रूर उन्हें फ़ायदा दिया, जो उन्होंने बिज़नेस को बढ़ाया। वो हमेशा पैसे ज़्यादा देते रहे उनकी फैमिली को। लेकिन आंद्रे की एक बहुत दुख भरी कहानी आज अब आपके सामने उनका कहानी का दुख भरा मोड़ आने वाला है। वो है ये कि जब 1987 में आंद्रे ने 1987 के 2-3 साल पहले आंद्रे ने हर फिल्म में काम करा, कई फिल्मों में काम करा। लेकिन हल्क होगन जो थे, जिन्हें आंद्रे ने पहले हरा रखा था, उन्होंने जब अब टाइम आया कि हल्क होगन को एक हीरो के रूप में पेश होना था और आंद्रे द जायंट को एक विलन के रूप में, और ये दोनों
काफ़ी हद तक अच्छे दोस्त भी रहे। अब पब्लिक को ये दिखाना था कि आंद्रे विलन बन चुका है, वो बॉबी हिनन के साथ में मिल चुका है जो कि मैनेजर बने थे उस टाइम आंद्रे के, और अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध होगा वो रेसलमेनिया 3 में होगा। तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा, जो दर्शक थे उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा ये सुन के कि क्या होगा। अब तो सारे आंद्रे के अगेंस्ट हो गए, आंद्रे के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि आंद्रे अब बुरे बन चुके थे दुनिया की नज़रों में सिर्फ। लेकिन जब मैच ये हो रहा था तो हल्क होगन बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि क्या आंद्रे उन्हें जीतने देंगे। लेकिन विंस से जब उन्होंने पूछा तो विंस ने कहा कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, आंद्रे सब सही करेगा। जब वो आंद्रे के पास जा रहे थे हल्क होगन, तो आंद्रे ने हर सवाल का जवाब, हल्क होगन के हर सवाल का जवाब डोंट वरी, मतलब फ़िक्र मत करो कह कर दिया। हम रिंग में देख लेंगे, यानी कि अखाड़े में देख लेंगे, कुश्ती के अखाड़े में देख लेंगे। अब जब रेसलमेनिया 3 का मैच वो आया, हल्क होगन बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, पर जब एंड में आंद्रे ने जब उन्हें बोला कि तुम मुझे स्लैम करो, उसके बाद पहले हल्क होगन ने सुना नहीं, उन्होंने फिर से पूछा क्या कह रहे हो, तो आंद्रे ने फिर से बोला स्लैम, यानी कि मेरे को उठा के पटको। इसमें आंद्रे ने भी उनकी काफ़ी मदद करी खुद को गिरवाने में। और ये मैं आपको बता दूं कि वैसे WWF रियल थी, और पर पहली बार मैच फिक्स हुआ था, रियल था मैच, पर ये हारेगा कौन जीतेगा कौन फिक्स हुआ था कि सिर्फ इसको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए रेसलिंग में। और अब थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत फेक इसलिए हुई होगी रेसलिंग, क्योंकि रेसलिंग में शायद WWE वो इसलिए हुई है, एंटरटेनमेंट इसलिए हुई क्योंकि पहले डेथ्स भी शायद हो चुकी है, बहुत हो चुकी है रिंग के इनसाइड में। एडी गुरेरो को ही आप डेथ देखते हैं कैसे हुई थी रिंग के अंदर में, तो इसलिए उनकी मौत रिंग के अंदर में हुई थी, अखाड़े के, कुश्ती के अखाड़े के अंदर में। तो अब फिर उसके बाद में वो कहता है कि मुझे उठा के पटको, आंद्रे कहते हैं, तो हल्क होगन उन्हें पटकते हैं। बाद में आंद्रे कहते हैं कि अब जो दूर से आओ और मेरे ऊपर टांग उठा के पटको। जैसे ही फिर हल्क होगन उन्हें टैप आउट करने की कोशिश करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। हल्क होगन एक तरह से रो पड़ते हैं, क्योंकि आंद्रे ने उन्हें बताया नहीं था कि हल्क होगन जीतने वाले हैं और आंद्रे हारने वाले हैं। तो वो बहुत पहले तो वो घबरा जाते हैं, फिर वो लॉकर रूम में जाते हैं, आंद्रे से पूछते हैं, तो आंद्रे कहते हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, यही करना था। धीरे धीरे सब आंद्रे का करियर थोड़ा डाउन आना शुरू हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है शरीर में। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जितना आंद्रे को इसने बीमारी ने रेसलर बनाया जितना बड़ा, उससे कहीं ज़्यादा बेचैनी और दर्द दिया। इसलिए आंद्रे द जायंट इस दर्द को दूर करने के लिए सारा दिन शराब पिया करते थे। उन्होंने एक चीज़ से हम कह सकते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं था, वो ऐसे क्योंकि उन्होंने जो है कभी अपनी सर्जरी नहीं करवाई। लाख लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी सर्जरी नहीं करवाई। सिर्फ तब उन्होंने सर्जरी करवाई जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कंजम्पशन होने की वजह से उन्होंने फिर शराब पीना तब शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, और उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द उठने लग गया जो उनसे सहा नहीं गया। सिर्फ उस दर्द को कम करने के लिए उन्होंने सर्जरी करवाई अपनी, और बैक की सर्जरी। तो थोड़ी बहुत शायद वो बेंट भी हुए होंगे, तो शायद हो सकता है कि 1-2 इंच वो छोटे हुए हों कद में, क्योंकि जब बैक सर्जरी होती है तो बाई चांस ही शायद ही ऐसा हुआ हो, लेकिन असल में वो 7 फुट 4 इंच ही थे। उनके जितना लंबा WWF में कोई हो नहीं पाया, और जो जायंट गोंजालेस था उसमें मेरे को नहीं लगता, और पूरा यकीन है मुझे कि वो भी असली में आंद्रे द जायंट कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो सिर्फ लंबा था। लेकिन आंद्रे द जायंट वो सच में एक जायंट थे। तो अब धीरे धीरे आंद्रे का वज़न 250 किलो हो जाता है, मतलब 250 किलो के आसपास उनका वज़न होने लगता है। अब वो दर्द सहने लगते हैं पूरी ज़िंदगी में अपनी। अब ऐसा होता है कि जब, पर फिर भी आंद्रे कभी रेसलिंग छोड़ना नहीं चाहते।
वो हमेशा लड़ते रहना चाहते हैं, हमेशा कुश्ती को से उन्हें बहुत बेहद प्यार होता है उनकी। हाँ, ये ज़रूर था, वो कभी अपनी बेटी से के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, ना अपनी बीवी के साथ में रेसलिंग के दौरान। ये भी एक सच किस्सा है कि आधे से पूरा साल एक तरह से उन्हें फ़्लाइट में रहना पड़ता था, हर जगह जाके उन्हें रेसलिंग करनी होती थी दुनिया के हर कोने में। लेकिन इससे हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ पैसा ही इंसान को खुशी नहीं दे सकता, कि चाहे इंसान के पास कितना भी पैसा हो, उसके पास ट्रैवलिंग बिजनेस था जैसे आंद्रे द जायंट के पास था, पर वो कभी इतना खुश नहीं रह पाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो अनगिनत पैसा दे सकते हैं अगर उन्हें नॉर्मल साइज़ के इंसान का जीवन जीने को मिल जाए। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि बूढ़े लोगों के लिए सब कुछ बनाया जाता है, अंधे लोगों के लिए सब कुछ बनाया जाता है, तो पर बड़े लोगों के लिए कभी कुछ नहीं बनाया जाता। तो इसलिए आपको सेटल होना पड़ता है, उसी में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और हर वक्त वो आसान नहीं होता। और लिविंग अ नॉर्मल लाइफ वाज़न्ट ईजी। ये भी एक वीडियो में आप देखेंगे उनकी कि आंद्रे द जायंट की जो 2018 वाली डॉक्यूमेंट्री में बनी है, और उसमें बताया गया असल में कि किस तरह आंद्रे द जायंट को लोग देखते थे, कुदरत का शराब समझते थे, उन्हें कमेंट करते थे जब वो कहीं भी जाते थे। आंद्रे द जायंट को ये बात बहुत बुरी लगती थी, वो कभी कह नहीं सके किसी से, लेकिन जीन ओकरलैंड जो कि उस टाइम इंटरव्यूअर थे WWF में, उनको उन्होंने एक बार बताया था। तो उन्होंने बताया आंद्रे कार्ड्स भी खेला करते थे अपने टाइम पे, और मतलब जीता भी करते थे, पर सभी के पैसे मतलब खाना वाना खिलाने का उन्हें बहुत शौक़ था। और तो वही बात है कि अब ऐसा आता है कि उनकी पत्नी के साथ में वो ज़्यादा नहीं मिल पाते, बेटी के साथ में ज़्यादा नहीं रह पाते, पूरी अपनी ज़िंदगी जी जान उन्होंने रेसलिंग पे, कुश्ती पे ही लगा दी। तो ये हमें सीख मिलती है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, अगर आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो खुश हो, पर ये भी बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे आप बहुत ज़्यादा कमाएं, जैसे आंद्रे द जायंट ने कमाए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये भी, पर हाँ, खुश भी रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पैसे के साथ साथ हम जीवन में खुशियाँ भी ला पाएँ। तो वही है कि पैसे कमाना दोस्तों आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल कमाने चाहिए पैसे, कहीं कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। बहुत सही डिसीजन आंद्रे द जायंट ने लिया था, जो वो हमेशा उन्हें कुश्ती पर उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, और अपने मरते दम तक वो कुश्ती नहीं छोड़ी उन्होंने। बाद में जब विंस मैकमोहन ने उन्हें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करा, तो उन्होंने जाके फिर रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट भी नहीं ली, तब भी नहीं ली, पर जब उन्हें ये खबर आई, मतलब WCW में भी, AJPW ऑल जापान न्यू प्रो रेसलिंग जो थी, सब में वो, पर WWF से वो हट चुके थे। उनकी हालत आप एंड वाले मैचेस में 1992, 1993 में आप देखेंगे, 1992 में तो बहुत ज़्यादा उनकी हालत बुरी हो गई थी। 300 किलो के आसपास ये वो टाइम था जब आंद्रे का कद 7 फुट 5 इंच हो गया था, 7 फुट 5 इंच, जी हाँ दोस्तों, और 300 किलो उनका वज़न हो गया था। अब आंद्रे को चलने में भी दिक्कत होती रही बहुत ज़्यादा। एक दिन 1993 के शुरू होने के साल में उन्हें फ़ोन आता है कि उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो अपने बेटे को अब देखना चाहते हैं, तो एक बार आंद्रे आ जाए। जब आंद्रे आते हैं तो आंद्रे द जायंट के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। अब आंद्रे को बहुत दुख लगता है। फिर वो सोचते हैं कुछ दिन अब वो फ्रांस में ही रहें, ग्रेनोबल में, अपनी फैमिली के साथ में। वहाँ पे वो रहते हैं काफ़ी दिनों तक, अपनी बेटी के साथ में, अपनी माँ के साथ में, उनको अपने पिताजी की बहुत याद आई होगी, और अपनी बीवी के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने भाइयों के साथ में।
अपनी तो बहनों के साथ में। तो अब 1 महीने तक सब अच्छा चल रहा होता है, पर आंद्रे की जो दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। शराब वो नहीं छोड़ पाते। बहुत गलत चीज़ थी कि शराब वो नहीं छोड़ पाए। 75-100 लीटर शराब वो रोज़ पी जाया करते थे दोस्तों, बिल्कुल हकीकत है। अब जिस तरह से उन्होंने हल्क होगन को जिताया, खुद को हरवा के, हल्क होगन आज भी याद करते हैं तो रो पड़ते हैं। सभी उनको मिस कर रहे थे WWF में। अब 27 जनवरी 1993 को उनका दिल धड़कना बंद हो जाता है अचानक, और ऐसे ही फिर उनकी मौत हो जाती है 27 जनवरी 1993 को। जी हाँ, बिल्कुल यही डेट है दोस्तों, जब पेरिस में उनके होटल, उनके मतलब कमरे में, उनके घर में, जो उन्होंने खुद मेहनत से बनवाया था, उसमें उनकी जब मौत हो जाती है। फैमिली वाले, उनकी मदर बताती हैं कि वो ऊपर आई, उन्हें यकीन नहीं हुआ और दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तो कई मैनेजर वगैरह थे, उनसे दरवाज़ा तोड़वाया गया स्पेशली, तो उनका मृत शरीर पाया गया। उन्होंने हमेशा, उनके दोस्त थे जैकी और बर्नार्ड, जिनके जो नाम उन्होंने अपनी जायदाद करी और अपनी बेटी के नाम और अपनी बीवी के नाम भी थोड़ी बहुत करी, अपनी फैमिली के नाम भी थोड़ी बहुत करी, क्योंकि जैकी और बर्नार्ड हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े रहे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो ऐसे उनकी मौत होती है। और तो यही कारण है, आंद्रे द जायंट फिर मर जाते हैं। 300 किलो उनका वज़न एंड में हो गया था, 7 फुट 5 इंच उनका कद भी हो गया था अंत में। 46 साल की या 47 साल की उम्र में, 47 एज में, 47 ईयर्स के जब वो थे, 47 साल की उम्र में वो मर जाते हैं। वो दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और वो गुज़र जाते हैं। तब जब वो गुज़रे थे तब उनकी एज 47 ईयर्स थी। जी हाँ, 47 साल। तो ऐसे उनका अंत होता है। विंस मैकमोहन ने जैसे प्रॉमिस करा होता है, लेकिन उनकी वाइफ आंद्रे की बहुत पहले 1990 के दशक के आसपास उन्होंने कहा था कि ये लोग जो हैं ये अपने बिज़नेस को ही देखते हैं, सिर्फ उस रेसलर की पर्सनल लाइफ पे केयर नहीं करते। लेकिन फिर भी जो है कि कहना पड़ेगा कि विंस के आंद्रे, सब लोग कहते हैं कि आंद्रे को वो सब मिला जो वो ज़िंदगी से चाहता था, उसने वो सब हासिल करा। और उसे, मुझे नहीं लगता दोस्तों, आंद्रे को ज़्यादा ज़िंदगी से प्यार भी था, क्योंकि कई लोगों ने जब उसे कहा कि तुम कैसे जियोगे, तुम्हारा जीना बहुत ज़रूरी है, तो तुम तो मर जाओगे, तुम्हारी फैमिली भी है, तो उसने सिर्फ एक बात कही कि जैसा भगवान ने मुझे बनाया है मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। और उन्हें इस बात का भी डर था कि जब वो कहीं ये रेसलिंग करियर में उनके इंटरफेयर ना करे ये चीज़, सर्जरी करवाना, क्योंकि वो ऐसे ही रहना चाहते थे, दुनिया को इंटरटेन करना चाहते थे, दुनिया को खुश रखना चाहते थे। ये उन्होंने अपनी इंटरव्यू में भी कहा है। तो बहुत अच्छे इंसान थे वो, हमेशा उनका बड़ा दिल था। तो ये थी दोस्तों आंद्रे दानव उर्फ आंद्रे द जायंट की कहानी, उर्फ आंद्रे दानव की कहानी। तो ऐसे दोस्तों देखो, मौत तो एक दिन हर किसी की आती ही है। तो हर किसी को जाना है, लेकिन आज वो ज़िंदा होते तो अच्छा होता। पर अब मैं यही कह सकता हूँ कि इनके मुजरिम मॉन्स्टर मैं इनके ऊपर बनाऊँगा, आंद्रे द जायंट के ऊपर। तो आप ज़रूर देखना। ईदी अमीन की मौत की फ़ोटो भी दोस्तों मेरे पास है, मैंने इस वीडियो में डाल रखी है, आप शुरू में आपको दिख गई होगी। एक बात मैं ताना पर मैं भूल गया वीडियो में, अब मुझे याद आई कि 1979 में आंद्रे का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। जान के हैरानी हो रही है ना आपको। 1979 में आखिर हुआ ये था कि आंद्रे द जायंट ने एक कैमरामैन पे अटैक कर दिया था
और फिर उन्हें 1979 में जेल भी हुई थी और उसमें उनकी फ़ोटो भी ली गई थी। ये स्पेशली अभी आपको फ़ोटो नज़र आ रही होगी लास्ट में, जो उनको जेल जब हुई थी तो ली गई थी। कोई शेरिफ थे वहाँ के, लोकल शेरिफ थे, जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें ही कहा जाता है शेरिफ डिपार्टमेंट, लेन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट। तो स्पेशली मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करा ये पेज पूरा का पूरा और आपके सामने पेश करा। ये बात दोस्तों शुक्र है मुझे याद आ गई, कहीं वीडियो बनने के बाद याद नहीं आई, क्योंकि फिर अच्छा नहीं होता, पूरी डॉक्यूमेंट्री बेकार हो जाती है एक तरह से। क्योंकि एक बात भी बिल्कुल ये बात ज़रूरी होती है कि हम पूरी की पूरी सारी की सारी उस रेसलर की बातें आपके सामने पेश करें, उस व्यक्ति की बातें आपके सामने पेश करें जिसके बारे में हम डॉक्यूमेंट्री बता रहे हैं। तो ये भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था उनका, लेकिन बाद में वो छूट गए थे। और मतलब एक कैमरा मैन पे जब उन्होंने अटैक कर दिया था, तो अभी जो लास्ट में आप तस्वीर देख रहे होंगे वो उन्हीं की है, वो है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका बना था। तो उसके बाद में मैंने बताया 1993, 1979, 90, 91, 1992, 1993 में, फिर 1993 में 27 जनवरी 1993 में उनकी मौत हो जाती है। वैसे 7 फुट 4 इंच उनका कद था और 200-250 किलो के आसपास उनका 200-250 किलो वज़न था उनका। बाद में 7 फुट 5 इंच उनका कद हो गया, क्योंकि ये बीमारी जो है एक्रोमेगैली, उसमें इंसान को राक्षस बना देती है। इसमें इंसान बढ़ता रहता है, उसका साइज़ भी बढ़ता रहता है, उसका वज़न भी बढ़ता रहता है और हाइट भी बढ़ती रहती है। और इसमें इंसान 40 साल से ज़्यादा नहीं जीता, फिर भी वो 47 साल तक जी लिए आंद्रे द जायंट जो है। और हमेशा WWE का बहुत बड़ा नुकसान था ये कि वो चले गए। हॉल ऑफ फेम 1993 में सबसे पहले विंस ने उन्हीं को शामिल करा, उन्हीं के नाम पे हॉल ऑफ फेम बना। तो ये एक्रोमेगैली बीमारी होती है जिसमें कद के साथ साथ वज़न भी बढ़ता रहता है। और मैंने आपको सब कुछ बाकी बता ही दिया है। 19 मई 1946 से लेकर आंद्रे जिए 27 जनवरी 1993 तक। बहुत अच्छे रेसलर थे। अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, एक गद्दार द ट्रेडर की आप हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने पेश कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। और ये स्टोरी जानना मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सिर्फ ये बनाई ताकि आप ये डिफरेंस कर सकें कौन कौन से फैक्ट्स इमेजिन करे हुए हैं और कौन कौन से रियल हैं। जो ये पूरी की पूरी रियल स्टोरी है। तो ठीक, थैंक यू दोस्तों। अब फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।